नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय इतिहास। इतिहास में आज हमारा विषय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। इसके पूर्व 20वीं शताब्दी के दूसरे दशकों में इतिहासकार का ये मानना था कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्य सभ्यता है, किंतु इस महान नदी घाटी की सभ्यता की खोज के पश्चात पूरा परिदृश्य ही बदल गया। पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी ने यह घोषणा की कि सिंध और पंजाब में ईसा से 3 या 4 हजार वर्ष पहले एक ऐसी सभ्यता के विषय में पता चलता है जिसका सामाजिक जीवन सुमेर, बेबीलोनिया, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं अधिक ऊंचा था। ये सभ्यता संसार की अभी तक ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हम इनका अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लिए साधारणतः अनेक नामों का प्रयोग होता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता की खुदाई में जो सर्वप्रथम नगर मिला है वो है हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। दूसरा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही विकसित हुई है, क्योंकि नदियों से इनकी जल की पूर्ति पर्याप्त हो जाती थी और नदियों के पास इन्हें कृषि करने में सहायता होती थी और नदियों के पास इन्हें लोगों को शिकार भी मिल जाता था, इसलिए लोग नदी के आसपास आकर बसना पसंद करते थे, इसलिए वहीं ये सभ्यता विकसित हुई। इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता, इस सभ्यता में तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था और धातु के रूप में कांसे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाई। जैसा कि हम जानते हैं, जिस सभ्यता में तांबे का प्रयोग किया गया हो, ताम्रयुगीन सभ्यता, जिसमें जो सभ्यता है लोहे से परिचित थी और लोहे का उपयोग करती थी, वो लौहयुगीन सभ्यता कहलाई। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाई। अगला है आद्ययुगीन सभ्यता। भारतीय इतिहास में जो आपठ्य सामग्री, जो लिखित सामग्री है, परंतु वो आपठ्य है या दुर्बोध होने के कारण उसे पढ़ा नहीं गया है, वो आद्ययुगीन काल के अंतर्गत आता है। इसलिए सिंधु घाटी के जो अभिलेख मिले हैं पत्थरों पर खुदे हुए, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, वो आपठ्य है, इसलिए सभ्यता को आद्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है हर्युपीय सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन मिलता है और वहाँ इसे हर्युपीय सभ्यता के नाम से वर्णित किया गया है। मेलुआ सभ्यता मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुआ सभ्यता मिलता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुआ सभ्यता मिलता है। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, उसी के आसपास का क्षेत्र सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया गया। अगला हम देखेंगे, इस अध्याय में कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, जैसे संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से समृद्ध पाए जाते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। अगला शब्द है पुरावस्तु। पुरावस्तु से तात्पर्य उस वस्तु से है जो बहुत
पुराने कालखंड की है, जिसका कोई पुरातात्विक महत्व हो, अर्थात जिस वस्तु से हमें इतिहास जानने के स्रोतों में वो शामिल हो, इस वस्तु को पुरावस्तु कहेंगे। मोहर एक मुद्रा या छाप होती थी जिस पर कुछ खुदा हुआ होता है, उसे मोहर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कई मोहरें मिली है। आगे मैंने मोहर का चित्र भी दिखाया है। मनकों से तात्पर्य मोती, गुड़िया या बंधे हुए दाने जिससे कि माला बनाई जाती थी, उसे मनका कहते हैं। पुरातत्वविद प्राचीन संस्कृति के तत्वों से जुड़ी हुई जानकारी रखने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। अगला है तिथि निर्धारण। जैसा कि हम जानते हैं कि इतनी महान और विकसित सभ्यता, जो इतनी प्राचीन सभ्यता रही है, उसकी तिथि का निर्धारण करना थोड़ा कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने इसमें अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं और विद्वानों में अभी भी मतभेद है इसकी तिथि को लेकर। पहले हम देखेंगे, जैसे सर जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का कालखंड 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया है। अर्नेस्ट बेंके के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। गेट के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ये रही हमारी पुरावस्तु। डॉक्टर एम व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और पी.डी. अग्रवाल के अनुसार 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इन्होंने रेडियो कार्बन 14 की जो नवीनतम विश्लेषण पद्धति है, उसके अनुसार इसका कालखंड 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया है और यही सर्वमान्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार मानकर काल की गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है वो ईसा पूर्व कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसको BC लिखते हैं तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईसवी सन कहलाता है, उसे अंग्रेजी में हम AD लिखते हैं। ईसा पूर्व के लिए शॉर्ट में ई और पू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में हम लिखेंगे BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। और जो जन्म के बाद का समय है उसको ईस्वी लिखते हैं। ईस्वी के लिए शॉर्ट में ई लिखा जाता है। अंग्रेजी में AD का अर्थ है एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। आजकल AD के स्थान पर CE का प्रयोग किया जाता है। CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। और BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। BCE अर्थात बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी BP का प्रयोग भी किया गया है। BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, ये इंग्लिश का वर्ड है। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पूर्व। हमारी पुस्तक में ईसा पूर्व के लिए जो ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पहले का जो समय है उसके लिए ईसा पूर्व, और जन्म के बाद का समय उसके लिए ईस्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने के स्रोत। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पुरातत्वविदों ने जो खुदाई करवाई है, खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के आधार पर हम इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता के सुनियोजित नगर। जैसा कि हम खुदाई में पाते हैं कि वर्तमान में जो नगरीय व्यवस्था हम देखते हैं वो इतने हज़ारों वर्ष पहले भी इतनी उन्नत नगर व्यवस्था पाई गई वहाँ पे, नगर नियोजन, जिससे हमें वहाँ के लोगों के रहन सहन की आदतों का पता चलता है। अगला है भवन निर्माण की शैली से इतिहास जानने में हमें सहायता होती है।
सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली जो बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। जल निकासी के लिए वहाँ पर नालियाँ बनाई गई थी। घरों का निर्माण इस प्रकार से किया गया था। उसके बाद है मूर्तियाँ, आभूषण, मृदभांड, मोहरे, मनके, औजार आदि बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसके बाद है अन्वेषण। सबसे पहले चार्ल्स मिशन ने 1826 में खुदाई करवाई, परंतु चार्ल्स मिशन जो थे वो इस सभ्यता के महत्व को नहीं जान सके। उसके बाद बर्टन बंधु 1856 में इन्होंने अपना शोध कार्य प्रारंभ किया। बर्टन बंधु ने अपना शोध कार्य प्रारंभ किया और इस महान नदी घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इन्होंने जानकारी प्राप्त की। यह पाकिस्तान से कराची से लाहौर तक का दौरा करते हुए 2 पुरातत्वविद थे, जेम्स विलियम और बर्टन विलियम। कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के लिए इन्हें ईंटों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो खुदाई का कार्य करवाया और वहाँ से ईंटें निकाली, तो उस समय सभ्यता के बारे में इन्हें पता चलता है। अगले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया 1853 से 1856 के बीच में। अगले हमारे सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के निर्देशन में 2 पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी इन्होंने इस स्थान पर शोध कार्य करवाया। दयाराम साहनी ने 1921 में जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, और राखलदास बनर्जी 1922 में जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस प्रकार आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है जिसे हम भारतीय बहुत ही गर्व के साथ बताते हैं कि नगर निर्माण तथा वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी और वास्तुकला थी वो बहुत ही उन्नत अवस्था में बहुत ही विकसित थी। बहुत ही अच्छे तरीके से नगरों का निर्माण किया जाता था। भवन निर्माण शैली उनकी बहुत ही विकसित थी। एक विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महान उपलब्धि है, जिसे देखने से हमें विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है। जल निकासी प्रणाली, जैसा कि खुदाई में मिले अवशेषों से हमें पता चलता है कि उनकी जल निकासी प्रणाली है जो थी, जैसे कि घरों का गंदा पानी किस तरह से नालियों से फिर सड़कों की नालियों में और फिर बड़े नालों से जाकर मिलता था, तो उनकी जल निकासी प्रणाली हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कृषि एवं विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। कृषि यहाँ पर बहुत विकसित अवस्था में थी। कृषि के जो उत्पाद है वो केवल गाँवों में ही नहीं अपितु शहरों में भी कृषि के उत्पादों को पहुँचाया जाता था, और इससे ही विदेशी व्यापार भी किया जाता था। और जो अनाज है वो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, और जो अनाज है वस्तु विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन था। कला एवं शिल्प, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला बिंदु है सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि के सीमांत भाग भी इसमें सम्मिलित है।
इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा, जो ये ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं वहाँ तक सभ्यता का विस्तार रहा है। इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये उस समय की संस्कृति के बारे में बताया गया है। नगर नियोजन प्रणाली यहाँ पर दिख रही है। ये उनके मोहरे हैं, इस पर कुछ खुदा हुआ है, किसी लिपि है, कोई लिपि है, इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। ये उनके मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन जिनका वो दैनिक उपयोग की क्रियाओं में इनका उपयोग करते थे। ये तांबे का एक दर्पण मिला हुआ है। ये उनके मनके हैं, जिससे माला बनाते थे, मनके बनाते थे। कहीं धातुओं से दो पत्थरों को मिलाकर भी मनके बनाए जाते थे, फिर उनकी माला बनाई जाती थी इस प्रकार से। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण नगरों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की विषय वस्तु पसंद आई होगी। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।